एक आदमी ज़मीन पर तड़प रहा था। शारम ने उसे गोली मार दी। वो चिल्लाया, दर्द की शिद्दत से, मौत के खौफ से, लेकिन सामने खड़े शख्स को उस पर तरस नहीं आया। उसकी चीखों पुकार इग्नोर करता एक और गोली उसके सीने के आर पार कर गया। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्स अपना दम तोड़ गया। उसकी आंख खुल गई। वो बेयकीनी से अपने दाएं बाएं देखने लगी। वो इस वक्त उस जगह पर नहीं थी। वो तो अपने घर में थी। शारम उसके बिल्कुल करीब था। शारम ने उसे अपनी बाहों के आसार में कैद कर रखा था। वो नींद में था। दिन का मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। कल रात वो कितनी खुश थी। उसकी सालगिरह थी। कल शारम उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था। हाँ, सरप्राइज दिया था यारम ने उसे अपना असल चेहरा दिखा के। रूह को कमरे में घुटन होने लगी। उसने अपने आप को शारम की बाहों से आज़ाद किया और उठकर बाहर चली आई। उसका शौहर एक दरिंदा था, मासूम लोगों की जान लेने वाला एक दरिंदा। सारिन की बातें एक बार फिर से उसे याद आने लगी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए, उस शख्स का गिरबान पकड़ कर पूछे उसका कौन सा चेहरा असल है, वो जिससे रूह ने मोहब्बत की थी, या वो जो आज से बेरूह दिखाया था। अगर वो ऐसा था तो क्यों उसे धोखे में रखा, उसके साथ ऐसा क्यों किया। हिजर, शार्फ, लैला सब एक जैसे थे। रूह अनजाने में इंसानी रूप में दिखने वाले भेड़ियों के बीच में थी, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के रह सकती है। वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने घर जाना है। वो लोग जैसे भी थे, कम से कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारिम को बताना चाहिए। वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर पहुंचाने में मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर वापस जाना है। रूह ने सोचा। वो कमरे में आई और यारम अब तक आराम से सो रहा था। कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स कैसे सुकून से सो सकता था। क्या उसे खौफे खुदा नहीं था, या उससे अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था। यारम का दिन वाला रूप याद आते ही खौफ से एक बार फिर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांधकर बेड के करीब आई और यारम का फ़ोन उठाया, जहाँ पासवर्ड उसका नाम था। क्या इस शख्स की पहचान की तरह इसका प्यार भी झूठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और यारम के फ़ोन से अपने फ़ोन में सारिम का नंबर सेव किया और फ़ोन वापस वहीं पर रख दिया जहाँ से उठाया था। वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर लाई और सारिम के नंबर पर कॉल की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश के बावजूद भी नंबर नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन पर एक मैसेज आता, यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर। बार बार शायम का नंबर सामने आ जाता और उसे बुक करके वो फिर से सारिम का नंबर मिलाने की कोशिश करती। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पीछे से यारम की आवाज़ पर काम कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रू। वो उसके पीछे खड़ा पूछ रहा था, जबकि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन वो देख चुका था। अच्छा, फातिमा बीवी से बात कर रही थी। बेबी, ये कोई वक्त है उनसे बात करने का। चलो आओ अंदर, तुम्हारे फ़ोन से नहीं लगेगा उनका नंबर। आओ, मैं फ़ोन मिला के देता हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त वहाँ बहुत रात हो चुकी होगी। तुम काम क्यों रही हो। तुम्हें ठंड लग रही है। चलो आओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ आने लगा। रूह का सारा वजूद डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। रूह ने बामुश्किल अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम। बेबी, तुम इस तरह से कांप क्यों रही हो। मुझे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रूह बेजान वजूद को उसके साथ घसीटती जा रही थी। तुम प्लीज़ कुछ खा लो, इस तरह से तो मज़ीद बीमार हो जाओगी। वो फिक्रमंदी से कहता उसे किचन की तरफ ले जाने लगा। वो भूख नहीं है। वो अपना हाथ छुड़ाकर उससे फासले पर हुई। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। हाँ बेबी, लेकिन खाना खाना पड़ेगा ना। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना गर्म करता हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाकर खाना गर्म करने लगा। आज की शाम मैं बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन आप फिक्र न करें। आज की शाम जो सरप्राइज़ आपने मुझे दिया है वो सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। रूह ने उसकी बात काटकर उसे शर्म दिलाने की कोशिश की। चेहरा सबसे सुर्ख हो रहा था। आवाज़ वाज़ कपकपाहट थी। यारम ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखा और फिर खाना लाकर उसके सामने रखा। बेबी, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तुमसे फिर से झूठ बोला गया है और तुम यकीन। मैंने अपनी आंखों से देखा है सैयद यारम कासमी। वो टेबल पर हाथ मारकर उठती, चिल्लाकर बोली। उसके इस तरह से कहने पर ना जाने क्यों यारम मुस्कुरा दिया। फिर काफ़ी देर उसके चेहरे के तासुरात देखता रहा और फिर ठहर ठहर कर बोला, रो, तुम जानती हो ना आई लव यू। वो उसकी आंखों में देखता ना जाने उसे क्या कहना चाहता था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो रूह के करीब आकर खड़ा हुआ। रूह ने उसकी बात पर सर झटका। रूह,
तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस शख्स को मारते हुए तुमने देखा है मुझे, तो ये भी जानती होगी कि मैंने उसे क्यों मारा। वो तुम्हें उठा कर ले गए थे, तुम्हें मारना चाहते थे रूह। सिर्फ मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ है। आप होते कौन हैं, किसी की जिंदगी का फैसला करने वाले? रूह की आंखों से आंसू छलक रहे। यारम ने एक नज़र घूरकर उसे देखा। मुझे इतनी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है रूह। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुमने मेरी दरिंदगी की एक झलक भी नहीं देखी, और मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहता। सो मुझे मजबूर मत करो। और एक बात याद रखो, तुम मेरी कमज़ोरी हो, और हमारी दुनिया में अपनी कमज़ोरी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। मतलब वो उसके सामने शर्मिंदा तक नहीं था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने रूह को इतने वक्त से धोखे में रखा था। रूह की जान लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल ना था। रूह का डर मज़ीद बढ़ चुका था। वो बेयकीनी से यारम के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उससे बेखबर खाने का निवाला बना रहा था। रूह, खाना खाओ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? यारम अपना लहजा नॉर्मल बनाता खाने का निवाला उसकी तरफ ले जाने लगा। वो अब भी बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। शारम ने निवाला बिल्कुल उसके लबों के करीब रखा। रूह, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज जो कुछ हुआ तुम सब भूल जाओ। सब कुछ पहले जैसा है। ना तुम कुछ जानती हो और ना ही कुछ जानना चाहती हो। चलो अब खाना खाओ, मैं सख्ती नहीं करना चाहता। वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला, और ज़बरदस्ती खाने का निवाला उसके मुंह में डाल दिया। ओह, तो अब तुम चाहती हो मैं सारा खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? नॉटी गर्ल। वो दूसरा निवाला बनाते हुए मुस्कुराया था, जबकि डर से कपकपाते हुए शारम ने उसे जितना खिलाया वो खाती गई। शारम ने उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देने लगा। बेबी, अब तुम आराम करो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। वो उसे बेड पर लिटाकर कंबल ठीक करते हुए बोला। डर के मारे नींद की गोली खाने के बावजूद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी। शारम उसकी गैर दिमागी अच्छे से महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता से उसके करीब लेटकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। सब कुछ पहले जैसा है रूह, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। उसके कानों में सरगोशी करते बोला, और उसकी हर बात पर उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। कितने आराम से इस शख्स ने उसका एतबार तोड़ दिया। वैसे अब वो डेविल के साथ ही रहेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी? शारिफ को जब से पता चला था कि रूह सब कुछ जान चुकी है, वो परेशान था। ना जाने रूह क्या फैसला करे। अब वो इज्जत से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है डेविल उसे फैसले का हक देगा? इजर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा, किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है शारिफ। डेविल उसे कहीं नहीं जाने देगा, वो उसे अपने साथ ही रखेगा। बस दुआ करो कि रूह इस हकीकत को कबूल कर ले, क्योंकि रहना तो अब उसे डेविल के साथ ही है। तुम मासूमा को इस बारे में कुछ बताना मत। मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले। इसन ने कहा तो शारिफ को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। आखिर वो हर बात में मासूमा को शामिल क्यों करता था? देखो हिजर, मासूमा किसी की कोई खबरी नहीं है जो बाहर खबर ले जाएगी। शारिफ ने गुस्से से कहा, लेकिन इस वक्त उसका लड़ने का कोई मूड नहीं था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ शारिफ, लेकिन मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना है। वो उसे हमारी खबरें देती है। तुम गारंटी ले लो, वो भी विक्रम के बारे में सब कुछ जानता है, और उसे सब कुछ बताने वाली मासूमा ही है। तुम यकीन करो या ना करो। मैंने डेविल को इस बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि हमें ये सारी बातें पहले तुम्हें बतानी चाहिए, ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे। वरना तुम जानते हो डेविल के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। वो उसका कंधा थपथपाकर बाहर जाने लगा। मैं साबित करूंगा हिजर, ये मासूमा इस सब में मुलविस नहीं है। फिर तुम्हें सबके सामने उससे माफ़ी मांगनी होगी। वो गुस्से से बोला, अफसोस तुम्हें हम पर यकीन नहीं है शारिफ। मोहब्बत अंधी होती है। वो नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल गया। उसकी अचानक आंख खुल गई। फिर से वही मंजर आंखों के सामने था, जो उससे अभी अपनी आंखों के पार देखा था। ज़मीन पर तड़पता हुआ आदमी, उसके करीब खड़ा सालिम दरिंदा, जो पल में उसकी ज़िंदगी छीन गया। वो एक बार फिर निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं नहीं रह सकती ऐसे लोगों के बीच। ये सब लोग कातिल हैं। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। ये कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। साहिम से भी मैं राब्ता नहीं कर सकती। बस वो ही मेरी मदद कर सकता है। काश मैं पहले उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मैं साहिम से राब्ता कैसे करूं? वो बेबसी से सोचने लगी। फिर दिमाग में एक ख्याल आया। कल रात यारम ने उससे कहा था कि वो फातिमा बीबी से उसकी बात करवाएगा। अगर वो फातिमा बीबी से बात करके सारिम का नंबर उन्हें देकर सारी बात सारिम तक पहुंचा दे तो हाँ, ये हो सकता था। मगर इसके लिए यारम से बात करनी होगी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। यारम का धोखा एक बार फिर से याद आने लगा। वो शख्स उसके सामने क्या था
और उसके पीछे क्या? वो यही सोचती उठकर बाहर आई, जहाँ यारम कुछ लोगों के साथ खड़ा था। ना जाने ये अनजान लोग कौन थे। वो सोचते हुए उनकी तरफ आई। आओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसके करीब आकर पूछने लगा। रूह जवाब में कुछ नहीं बोली। यारम भी उसकी इस नजरअंदाजी को नजरअंदाज कर गया। आओ, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। उसने उन लोगों की तरफ इशारा किया, जहाँ एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल जरूर होगी, शक्ल से तो अंग्रेज लग रही थी, जबकि साथ 30 साल की लड़की थी जिसने अबाया पहन रखा था। उसके पीछे दो आदमी खड़े थे जो यकीनन यारम की उम्र के होंगे। ये मैरी है। उसने औरत की तरफ इशारा किया। आज से ये खाना बनाएंगी और ये शिफा घर के कामकाज करेगी। ये आसिफ है, वॉचमैन। और रफीक घर से बाहर कोई भी काम हो तो ये करेगा। आज से तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगी, बहुत बीमार रहने लगी हो। आज से मैं और तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो मुस्कुराकर उसका हाथ अपने लबों तक लेकर गया। इन लोगों के होते हुए इस घर में आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। दिन में ये सब तुम्हारे साथ होंगे और रात में मैं। अब मैं तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप सबको मैंने आपके काम समझा दिए हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है मेरी बीवी का ख्याल रखना, और इस काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो उन सबको जाने का बोलकर रूह की तरफ पलटा। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। रूह भी अपने आप को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे फातिमा बीवी से बात करनी है। रूह ने हिम्मत बांध कर कहा। शारम ने एक भरपूर नज़र उसकी तरफ देखा। रूह प्लीज़ प्लानिंग मत करो यार। मैंने कहा ना, सब कुछ भूल जाओ। तुम यहाँ से निकल नहीं सकती और ना ही किसी से बात कर सकती हो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो मैं तुम्हारी फातिमा बीबी से बात करवा दूंगा। और अपने बचकाना ज़हन पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गेम्स बहुत खेल चुका हूँ मैं। चलो नाश्ता करो। वो उसकी प्लानिंग पर पानी फेरता उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके दिमाग तक इतनी आसानी से कैसे पहुंचा। ये लोग जो शारम ने उसके लिए काम पर रखे थे, वो काम कम और उसकी जासूसी ज़्यादा कर रहे थे। मैरी ने खाना लाकर उसके सामने रखा, जिसे उससे खाने से इनकार कर दिया। सुबह तो यारम के डर से उससे नाश्ता किया था और यारम के अलावा उस पर कोई अपनी नहीं चला सकता था, इसलिए उसे साफ साफ खाने से मना कर दिया। उन लोगों के साथ उसका रवैया भी ऐसा था कि एक बात के बाद वो दूसरी बात नहीं करते। मैम प्लीज़ खाना खा लीजिए, वरना हमें सर को कॉल करके बताना होगा। शिफा, जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी, उसके पास आकर बोली। जिसको मर्जी बताओ, मैं तुम्हारे सर से डरती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्यों इतनी ऊंची आवाज़ से बोली थी। शायद वो उस पर जाहिर करना चाहती थी कि वो यारम से नहीं डरती, या शायद वो अपना डर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ बेबी, कि तुम मुझसे बिल्कुल भी ना डरो। वो कब उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, रूह को पता भी ना चला, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर दिल इतने ज़ोर से धड़का था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। उससे पलट कर देखने की गलती ना की। मुझे लगा ही था कि तुम इन लोगों की बात मानकर खाना नहीं खाओगी, इसीलिए तो स्पेशली तुम्हारे लिए घर वापस आया हूँ। चलो खाना खा लो। उसका कपकपाता हाथ पकड़कर शारम बेख्तियार मुस्कुराया था। फिर ना चाहते हुए रूह बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। इस बार जब शारम ने उसे अपने हाथ से खाने लाने की कोशिश की, जिस पर रूह ने बाकायदा यारम को अपने हाथ दिखाए थे, लेकिन जुबान से ये नहीं कह पाई कि मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि उस ड्रामे में फिर आगे क्या हुआ। उसकी बर्थडे वाली रात वो यारम को किसी ड्रामे की कहानी सुना रही थी। फिर कहा था आगे जब आएगी किस बताऊंगी। यारम को ना तो उस कहानी में इंटरेस्ट था और ना ही उस ड्रामे में, मगर कहानी सुनाते हुए रूह इतनी क्यूट क्यूट शक्लें बनाती थी कि यारम को वो कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता। रूह उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। शारम कब से उससे करीब बैठा उसे किसी न किसी बात पर बोलने पर मजबूर कर रहा था, मगर नाकाम रहा। बेबी, कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैंने कहा ना, मैं गलत नहीं हूँ। तुम एक बार मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? रूह, उन लोगों में से कोई भी मासूम नहीं था। मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली, बल्कि कितने ही मासूमों को दरिंदगी का निशाना बनाया था उन लोगों ने। मैंने उन्हें दुनिया से हटाकर नेक काम किया है। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। शारम ने देखा, जाने कब से उसके पास बैठी रो रही थी। रूह, रोने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर बहादुर बनकर चलना पड़ता है। कमज़ोर लोगों की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मैं जब यहाँ आया था बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि लोगों से बात करते हुए भी खौफ आता था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अपने बाप से थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। रूह ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। मतलब सारिम सच कह रहा था, वो अपने बाप का कातिल था। जानती हो रूह, मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे बाप के कत्ल का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। मैंने नहीं फंसाया था उसे।
मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए ना जाने ज़िंदगी के कितने साल जेल में काटे। वो मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी, एक अच्छा, काबिल इंसान। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती रू। वो कहती है, जिस दिन मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा, वो मुझे मुस्कुराकर गले लगा लेगी। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत ज़िद्दी। लेकिन तुम्हारी तरह वो भी ये नहीं समझती कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर जाने दिया, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूँगा। वो मुझे छोड़कर चली गई रू, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तो फिर क्यों अपना वादा तोड़ना चाहती हो रू? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, हर एक बात। और अगर नहीं भूल सकती तो समझौता करो। वैसे भी तो औरतें कितनी बातों में समझौता करती हैं, तुम भी कर लो। अरे, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों को भूल जाता है। तुम सिर्फ एक बात नहीं भूल सकती। भूल जाओ रूह, और ये रोना धोना बंद करो। ये कमज़ोर लोगों की कोई औकात नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। वो उसके करीब बैठा उसे समझाने लगा, जबकि रूह मुसलसल रो रही थी। फिर जैसे थक कर उसे देखते हुए बोली, डर नहीं लगता, तरस नहीं आता, इंसानियत नहीं जागती आपकी, जब किसी को इस तरह बेदर्दी से मारते हैं आप। रूह ने रोते हुए पूछा, आखिर आप इंसान ही है ना? इंसानियत नहीं है आप में? रहम, तरस, हमदर्दी, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है आप में? रूह चिल्ला चिल्ला के थक चुकी थी, जबकि यारम उसके सामने पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ उसे सुन रहा था। बस इतना ही या और कुछ भी बोलना चाहती हो? शारम के कहने पर उसे सर झटका। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो उसकी बात को मजाक में डाल रहा था। हम हर रोज डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जिसमें एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर हर इंसान दुआ मांगता है कि वो बकरी किसी न किसी तरह से बच जाए, जबकि वो शेर हर मुमकिन तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसका मकसद बकरी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी भूख मिटाना होता है। मगर वो इंसान नहीं होता ना, इसे समझ नहीं सकता। उसके अंदर इंसानियत नहीं जागती, और वो बकरी को शिकार करने की कोशिश में लगा रहता है। और शेर की इस कोशिश के साथ हम सब लोग ये दुआ मांग रहे होते हैं कि वो बकरी बच जाए, वो उस शेर का शिकार ना हो। फिर बकरी के बचते ही हम लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। और फिर हम भी एक बकरी को ज़िबा करके बिरयानी खाते हैं। तब हमारी इंसानियत कहीं नहीं जागती। हमें ना उस बकरी पे रहम आता है, और ना ही उसे हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ मामला पेट का है। तुम्हें पता है, डिस्कवरी पे उस बकरी का शिकार होते देखकर भी असल में हमें उस बकरी पर तरस नहीं आता, बल्कि हमें उस शेर से नफरत करते हैं, क्योंकि हम उस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसके लिए इस तरह तरस, हमदर्दी और रहम की तकरीरें करते हैं। शारा ने जितलाते हुए कहा, इंसान है ना, इंसानियत की बातें तो करेंगे ही। शारम के डिंपल नुमाया हुए थे। शेर हो या इंसान, अपनी भूख मिटाते वक्त तरस नहीं खाता। वो मुस्कुराते हुए बोला। रोज सर झटक कर मुंह मोड़ गई। तो क्या किसी की जान लेकर आप अपनी भूख मिटाते हैं? क्या सारिम की बात सच है? क्या आप दरिंदे हैं? किसी का खून देखकर आपको सुकून मिलता है? वो रोते हुए बोली, मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी होती है रू। किसी के साथ बुरा होते देखकर मेरी इंसानियत जागती है। हाँ, मेरी इंसानियत जागने का अंदाज थोड़ा अलग है। यकीन करो रू, मेरे अंदर दिखावे की इंसानियत नहीं है। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मेरा दरिंदा सुकून में रहता है। और वो सारिम जो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड को उखाड़ देगा, सिर्फ दिखावे के लिए। उसे सिर्फ मेडल चाहिए। अपने यूनिफॉर्म पर सितारों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ प्रमोशन के लिए करता है। लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है। मैं इंसानियत के लिए करता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं करता रू, और ये काम मैं छोड़ नहीं सकता। किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुम्हें मुझे इसी तरह से कबूल करना होगा। वो उसे उदास नहीं करना चाहता था। वो तो बस उसकी मुस्कुराहट वापस आना चाहता था। लेकिन शायद वो उसकी बातों को समझने के लिए तैयार ही ना थी। उसकी नज़रों में यारिम कातिल था। रू प्लीज़, मेरी तरफ से यूं नफरत से नज़र ना फेरो, मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू। मेरी तरफ देखो, आई लव यू। शारम ने बहुत मोहब्बत से कहा। मगर अब मैं नहीं करती। वो चिल्लाई थी और भागकर अंदर चली गई। लेकिन तुम्हें करनी होगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी रू। वो पागलों की तरह कहता शीशे की मेज पर हाथ मारता। उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। रू को सारी रात एक सेकंड को भी नींद न आई। एक अजीब सा डर उसे घेरे हुए था। प्यारम ने कहा था कि वो अपनी कमजोरी को ख़त्म करने में वक्त नहीं लगाएगा, और रू शारम की कमजोरी है, यानी वो उसे मार भी सकता है।
वो हर थोड़ी देर बाद उठती और शारम को देखती, जो शायद गहरी नींद सो रहा था। उसे इस कमरे में घिन होने लगी थी। वो एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के कैसे रह सकती है? उसे किसी भी हालत में सारिम तक पहुंचना होगा। इसलिए एक बार यारम के करीब से उठने की कोशिश की। जब शारिम ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तुम रूह? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फौरन से उठकर उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे यारम के हाथ अपने चेहरे से झटके। शारम ने बेयकीनी से अपने हाथ को देखा। रूह को अंदाजा हो गया था कि शारम को उसकी ये हरकत बुरी लगी है। वो मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसने उसके गुस्से को देखकर सफाई पेश की। शारम हाँ में गर्दन हिलाता उसके साथ उठा। चलो आओ बाहर थोड़ी देर ठंडी हवा लो, बेहतर महसूस करोगी। शारम ने उसे उठाते हुए कहा। नहीं, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। वो थोड़ी देर शारम से दूर जाने के लिए तो बाहर जा रही थी, अब वहां भी शारम उसके साथ आना चाह रहा था। आराम गया भाड़ में, इस वक्त मेरी रूह को मेरी ज़रूरत है। शारम ने उसका गाल चूमना चाहा जब रूह पीछे हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे रूह के बाल शारम की मुट्ठी में थे। रूह दर्द से कराकर रह गई। मैंने कहा था ना ये गलती दोबारा मत करना। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, कहा ना भूल जाओ सब कुछ, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। रूह मेरी जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने तरीके से समझाऊं तुम्हें। वो उसके बाल छोड़कर मोहब्बत से उसका चेहरा पकड़कर बोला। रूह समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मर गई तो मेरा क्या होगा? वो उसी गर्दन पे हाथ फेरता ऐसा ऐसा सहलाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर की गर्दन काटने से पहले उसे सहलाया जाता है। मुझे सोना है, वो मुश्किल बोल पाई, क्योंकि शारम का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर था। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता। वो उसे छोड़कर दोबारा बेड पे आ लेटा। अब रूम में इतनी हिम्मत ना थी कि बाहर जाती। या यारम, वो दूसरी तरफ करवट लिए हुए था जब रूह ने पुकारा। हाँ बेबी बोलो। वो उसकी तरफ करवट लेकर बोला। सोनू मर गया क्या? वो मिनमिनाई थी। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी रूह, और उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ रहा था। शारम अभी बोल रहा था कि रूह दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपकी वजह से सोनू मर गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। वो सूसू करती रो रही थी जब शारम ने उसका हाथ खींचकर अपने करीब कर लिया। शारम के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। शारम ने भी उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था ये आंसू सिर्फ सोनू के लिए नहीं है, बल्कि इस तकलीफ के भी हैं जो शारम की वजह से उसे मिली है। शारम की बाहों में रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह अजान के वक्त उसकी आंख खुली। नमाज अदा करके वो दुआ में ना जाने कितनी देर रोती रही। मुझे सही रास्ता दिखाएं या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरी कर, मैं और आजमाइशें नहीं सह सकती, मुझे सब्र दे। वो लाख गलत सही, लाख गुनाहगार सही, या अल्लाह, मैं यारम को खोना नहीं चाहती। या अल्लाह, उसे सीधा रास्ता दिखा, उसे सही कर दे। वो ना जाने कितनी देर अपने रब से दुआ करती रही। नमाज अदा करके वो काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी। वो वापस बेड पर आई, जहाँ यारम पुरसुकून नींद सो रहा था। उससे चार कुल पढ़कर यारम पर फूंक मारी। वो उससे गुस्सा थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, उससे करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उससे नफरत नहीं करती थी। वो कैसे एक ऐसे इंसान से नफरत करती जिसने उसे मोहब्बत का मतलब समझाया था। वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई और शारम को देखने लगी। वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था। 2 दिन पहले तो वो उसे जागते हुए भी बहुत प्यारा लगता था। उसे देखते देखते ना जाने कब रूह की फिर से आंख लग गई। मेरी जान उठ जाओ यार, कब से जगा रहा हूँ मैं तुम्हें? उठ जाओ यार, मुझे काम पे जाना है। उसके बालों में उंगलियां चलाता बड़े प्यार से जगा रहा था। रूह ने जरा सी आंख खोलकर उसे देखा। ओह मेरा बच्चा, नींद खराब कर दी मैंने? तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं? जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं भेजोगी मैं कैसे जाऊंगा काम पर? वो अभी तक उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि रूह सोई जागती कैफियत में उसे दिख रही थी। फिर अचानक उठकर बैठ गई। तुम्हारी नींदें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। आज तुम्हारे कोर्स का आखिरी दिन है, बस आज आखिरी दिन, तुम ये मेडिसिन खाओ फिर तुम आज़ाद। मुझे पता है तुम्हें ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जल्दी से बाहर आओ। उसका गाल चूमता उठकर बाहर चला गया। वो कितनी ही देर दरवाजे को घूरती रही। उससे सारिम तक पहुंचना था कैसे भी, वो भी शारम को शक होने दिए बगैर। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो शारम नाश्ता लगा चुका था। अब तक नाराज हो मुझसे? नाश्ते के दौरान शारम ने पूछा। वो जवाब में कुछ भी नहीं बोली,
नाश्ते से फारिग होकर उसने खुद ही अपनी मेडिसिन ले ली। जाते वक्त ना जाने यारम कितनी देर से पुकारता रहा। जानती थी कि वो उसे क्यों पुकार रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं गई, बल्कि दूसरे कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। शारम कब गया उसे पता भी न चला। शारम काम पर आया और सबसे पहले उसे फुरकान को कीमती से कीमती तोहफा भेजने को कहा। अब फुरकान उसका साथी था। फुरकान अगर वक्त पर यह खबर न देता कि विक्रम दादा कहाँ है और रू को उससे कहाँ रखा है, शायद वो टाइम पर उसके पास ना पहुंच पाता। फुरकान ने विक्रम के साथ गद्दारी करके शारम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि फुरकान समझ चुका था कि यारम विक्रम से ऊपर है। इसीलिए उसने वक्त पर पार्टी बदलकर यारम को खबर पहुंचा दी। लेकिन यारम की नज़रों में उसकी कोई अहमियत ना थी, क्योंकि उसका मानना था जो कुत्ता अपने मालिक का नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ क्या वफादारी करेगा। लेकिन यहाँ मामला रू का था, इसलिए उसे फुरकान का कोई एहसान नहीं रखना था। उसके ऑर्डर के मुताबिक किसन ने गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर निकल गया। उसके जाते ही शारिफ यहाँ आया। डेविल, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर चला जाऊँ रू से मिलने के लिए? उसने आकर यारम से पूछा। वो मुझसे नहीं मिलती, तुमसे क्या मिलेगी? यारम ने मुस्कुराकर कहा। डोंट वरी, अगर बात मुझ पर आई तो सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दूंगा। मैं उससे कहूँगा मैं बिल्कुल की बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जो कुछ भी करवाया है तुम्हारे शोहर ने करवाया है। मैं तो मासूम सा बच्चा था जिसको तुम लोगों ने इन कामों पर लगा दिया, और फिर ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम करवाए। वो मासूमियत के सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। अगर वो रू के सामने इस तरह से कहता तो यकीनन रू उस पर यकीन कर लेती। वाह, काश मेरी भी शक्ल तुम्हारी तरह मासूम होती। ऐसी मासूम सी शक्ल बना के मैं भी कह देता कि मैंने कुछ नहीं किया और किसी न किसी को इल्ज़ाम कर देता। लेकिन अफसोस, जाओ जाकर ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे बात कर ही ले, और उसके सामने मेरे खिलाफ कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब शारिफ का क्या भरोसा, अपने किए पे अमल करके ये सब कुछ जो उसने अपने बचाव के लिए सोचा है कह ही ना दे। डोंट वरी, वो मुस्कुरा कर बाहर निकल आया। इजाज़त दी डेविल सर ने। मासूमा कब से उस बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ, इजाज़त तो उसने देनी ही थी। चलो चलते हैं, शारिफ ने कहा तो उसके साथ चल दी। शारिफ के काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो बाहर नहीं निकली थी। शारिफ को ये बात बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अपने भाई को एक कातिल के रूप में देखना इतना आसान नहीं है। वो उसके सामने आकर बैठ गई, बिना कुछ बोले। ना जाने कितनी ही देर उसे देखती रही। उसकी नज़रों ने शारिफ को शर्मिंदा किया था। अगर मासूमा उसकी इतनी मिन्नत न करती तो वो कभी यहाँ ना आता। लेकिन मासूमा का कहना था कि हमें इस सिचुएशन में उसका साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से शारिफ यहाँ आया था। शारिफ बिना कुछ बोले काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। हमेशा उसके पास ना जाने कितनी बातें होती थीं रूस से करने के लिए, लेकिन आज उसके पास कोई बात ना थी। थोड़ी देर में वो उठ गया। चलो मासूमा, वापस चलते हैं। उसने मासूमा को मुखातिब किया। रू ने भी उससे रुकने के लिए ना कहा। तुम चलो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, मासूमा ने कहा तो शारिफ बाहर निकल गया। रू, वॉशरूम कहाँ है? मासूमा ने पूछा तो रू ने उसके पीछे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे रूम में जाऊंगी, ये सर्वेंट्स भी यही वॉशरूम यूज़ करते होंगे, मासूमा ने कहा तो रू ने उसे अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया। खुद भी उसके पीछे आई, जो कब से उसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रही थी। उससे कमरे में कदम रखा तो मासूमा ने फौरन कमरा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? रू ने उसके इस तरह से दरवाज़ा बंद करने पे घबरा कर पूछा। रू, ये मोबाइल रखो, इस पर सारिम का नंबर सेव है। प्लीज़ सर से नज़र बचाकर उससे बात कर लो, वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है। और प्लीज़ मेरा नाम कहीं भी ना आए। मासूमा मिन्नतें करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रू बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिमाग में बस एक ही बात आई थी, तो क्या मासूमा सारिम के साथ है? उसे सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपा कर बाहर निकल आई, ताकि किसी को शक ना हो। क्योंकि ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं, बल्कि यारिम के जासूस हैं, जो उस पर नज़र रखे हुए हैं और उसके पल पल की खबर यारिम तक पहुंचाते हैं। काफ़ी देर बाहर ही रही, उन लोगों को देखते रही। आखिर वो किस तरह से उस पर नज़र रखे हुए हैं। शिफा हर थोड़ी देर बाद किसी को फ़ोन करती, जबकि मैरी बार बार उसे मुस्कुरा कर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद उन्हें अंदर आने की इजाज़त ना थी, इसलिए तो इतने दिनों से उससे उन लोगों को नहीं देखा। रू को आज मौका मिला था ये घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी उससे इस घर को ठीक से ना देखा। वो अपने बर्थडे वाली रात इस घर में आई थी, उसके अगले ही दिन उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उसके बाद जो हकीकत उसके सामने आई, उसको ये घर देखने का शौक ही ना रहा। ये घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस घर में 10 से ज़्यादा रूम्स थे।
एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, काफ़ी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे रंग बिरंगे फूलों के पौधे, जहाँ हर रंग हर नस्ल का फूल मौजूद था। वो लोग मुसलसल उस पर नजर रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियाजी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जो अब भी बंद था, और उसकी चाबी यारम के पास थी। उसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी यारम के पास थी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। यारम एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से उसने उस जानवर को मारा था, वो चाबी उसी चाकू के साथ थी। शारम ने एक बार भी उस कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था। सारा घर खुला था, बस ये एक कमरा लॉक था। पता नहीं शारम ये कमरा लॉक क्यों रखता था। रूह को यकीन हो गया कि मैरी और शिफा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी हैं, तो वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। उन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उससे कहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई।